मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में जहां पर हम बंद हुए थे, आज उसके आगे देखें। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार बनाई और उनकी सरकार का नाम दिया गया एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें 22 दल सम्मिलित थे और धन्य है अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने ऐसे 22 दलों को मिला करके अपनी सरकार का निर्माण किया। लेकिन 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। वह अविश्वास प्रस्ताव एक वोट से पारित हो गया, एक वोट से। और वह किसका वोट था आप जानते हैं? गिरधर गोमांगो। ये उड़ीसा से सांसद थे और इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के पहले गिरधर गोमांगो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र नहीं दिया था और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए भी चूंकि वो लोकसभा के सदस्य थे, इसलिए वे लोकसभा की इस बैठक में उस दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। यह सर्वथा अनैतिक था। जब एक व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसकी सीट चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, तत्काल रिक्त मानी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया था, इसलिए वो सदस्य थे और उन्होंने उसका पूरा उपयोग किया। इसके बाद 1999 में फिर से चुनाव हुए। एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यहाँ पर सत्ता में आई और 22 दलों को मिलाकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने पुनः सरकार की स्थापना की और 2004 तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। यह 1952 में जो हमारा संविधान लागू हुआ, नए चुनाव हुए, तब से लेकर के यह पहला अवसर था जब गठबंधन की सरकार ने, वो भी 2, 4, 8, 10 नहीं, 22 दलों की गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसका एकमात्र श्रेय दिया जा सकता है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को, जो कि सबको लेकर साथ चलने की प्रवृत्ति उनमें थी और उनका भारतीय राजनीति में बहुत नाम था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब कोई दूसरा नेता राजनीति में नहीं है जो इस प्रकार से लोकप्रिय हुआ। 1984 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे ग्वालियर से। माधवराव सिंधिया ने उनको हरा दिया था और जब हार गए थे तो लोकसभा में इस बात की चर्चा होती थी। उनके बड़े से बड़े विरोधी भी यह कहते थे कि लोकसभा की अटल बिहारी वाजपेयी के अभाव में लोकसभा की सूनी सी लग रही है और बड़े से बड़े उनके आलोचक भी उनकी तारीफ किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे। अब 2004 में राष्ट्रीय यूपीए की सरकार बनी। यूपीए की सरकार में भी 24 दल थे, जिसमें कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल था। 24 राजनीतिक दलों को मिला करके इन्होंने बहुमत हासिल किया और बहुमत हासिल करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। मौन रहते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, बौद्धिक प्राणी थे, राजनीतिक प्राणी नहीं थे, बौद्धिक प्राणी थे। जो बौद्धिक प्राणी होता है राजनीति में फिट नहीं होता। और पुनः 2009 में चुनाव हुए। इस 2009 के चुनाव में भी मनमोहन सिंह सरकार के यूपीए को बहुमत मिला और फिर से मनमोहन सिंह ने अपना कार्यकाल 14 तक पूरा किया। 2014 में एनडीए जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना था, उन्हीं में से अनेक दलों को मिला करके, लगभग 24 दलों को मिला करके एनडीए ने बहुमत हासिल किया और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुमत इनको मिला, बीजेपी को बहुमत मिला और उसने अपनी सरकार बनाई। वही एनडीए 2019 के चुनाव में भी
यही हुआ और इस प्रकार से अभी भी वह सरकार चल रही है। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि एनडीए में भले ही 24 दल हों, लेकिन अकेले बीजेपी को ही लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। ये है हमारे देश में गठबंधन की सरकारों का पूरा इतिहास। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में गठबंधन सरकार नहीं चल सकती, वह एक अस्थिरता का भाव देती है। क्योंकि अनेक दलों को मिलाकर के जिस प्रकार से मेंढकों को तराजू में एक पलड़े में रख करके तौलना संभव नहीं है, इसी प्रकार से भारत के राजनीतिक दलों को मिला करके एक गठबंधन बना लेना और 5 साल तक कार्य करना बहुत कठिन है। देखें इसके लाभ और हानि पर चर्चा करें। जहां तक इसके लाभ का प्रश्न है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव खर्च की बचत हो जाती है। एक बार के चुनाव में अरबों खरबों रुपए लगता है। एक बार के चुनाव में इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जनसंख्या, चुनाव खर्च की बचत होती है। न केवल सरकार की बचत होती है, अपितु अभ्यर्थियों का भी करोड़ों अरबों रुपए बच जाते हैं। क्योंकि गठबंधन यदि एक से अधिक दल यदि मिल करके बहुमत स्थापित करते हैं तो लोकसभा जो विघटित होने वाली होती है उसका विघटन रुक जाता है और ये विभिन्न दल आपस में मिलकर के सरकार का निर्माण करके कुछ समय तक फिर इसको खींचते हैं और इस प्रकार से आगे आगे ये लोकसभा का कार्यकाल लगभग पूरा हो जाता है। जैसे भारत में 98 में भी, 96 में चुनाव हुए, 98 में भी चुनाव हुए, 99 में चुनाव हुए, लगातार 3-4 वर्षों में 3 बार चुनाव हो गए। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है दलों में समन्वय हो जाता है, संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। राजनीतिक दलों में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है क्योंकि राजनीति में हर दल सत्ता प्राप्त करना चाहता है और जब हर दल सत्ता प्राप्त करेगा तो फिर सत्ता के बाहर कौन रहेगा। ऐसी स्थिति में यह जो दलों के बीच संघर्ष की स्थिति है वह कम हो जाती है क्योंकि विभिन्न दलों के बीच एक समन्वय की स्थापना हो जाती है और वो कम से कम इस माने में एकमत हो जाते हैं कि हम जो लोग निर्वाचित होकर के लोकसभा का सदस्य बने हुए हैं ये हम सब मिलकर के सरकार का निर्माण करेंगे। एक चीज इसमें सम्मिलित करना था, ये INDIA जिसमें 24 दल हैं, यह अभी बना है। कांग्रेस, समाजवादी दल, आप और अनेक DMK, ये महाराष्ट्र का NCP, ऐसे मिलाकर के 24 दल हैं। इन्होंने अपना एक नया नाम खोजा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INDIE। पहले इसी को ही UPA कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता था। अब इसका नया नाम हुआ है INDIA, जिसे ये गठबंधन के लोग इंडिया कहते हैं। बीजेपी वाले इंडिया अलायंस कहते हैं या इंडी गठबंधन कहते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने मिलकर के इस महागठबंधन का जो निर्माण किया है। इनका एकमात्र लक्ष्य एक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से अलग करने के लिए इन्होंने इंडी अलायंस का गठन किया है। बाकी और कुछ नहीं। न तो ये डेवलपमेंट की बात करेंगे, न ही कुछ देश की प्रगति, देश के अच्छाई के बारे में बात करेंगे, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी काम करेगी इसका विरोध करना इनका एकमात्र उद्देश्य है। बीजेपी को हटाने के लिए इन्होंने महागठबंधन का निर्माण किया है। देखें किस प्रकार से ये 2024 के चुनाव में सरवाइव कर पाते हैं। और फिर लाभ पर देखें, तीसरा है क्षेत्रीय दलों का महत्व इसमें बढ़ जाता है। क्षेत्रीय दलों का महत्व, क्षेत्रीय दलों का कार्यक्षेत्र केवल एक राज्य या कुछ राज्य तक सीमित रहता है। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में हर राज्य में प्राय क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन इनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बहुत कम होती है। गठबंधन की सरकार बनने पर
क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ जाता है। इसके पहले जब 1967 में नेता का चुनाव होने की बात आई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, तो क्षेत्रीय नेताओं ने ही मिलकर के श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। इसी प्रकार से क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के देवे गौड़ा को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था। तो क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ जाता है, क्षेत्रीय नेताओं का महत्व बढ़ जाता है। निरंकुशता की संभावना खत्म हो जाती है। संसदीय सरकार में जब तक प्रधानमंत्री के हाथ में बहुमत का समर्थन है और वह बहुमत एक दल का है, मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री की स्थिति निरंकुश शासक से कम नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे पूरा दल एक टीम की भांति खड़ा रहता है। ये बात सही है कि जब तक देश में प्रधानमंत्री या मुख्य शासक तानाशाह नहीं होगा, निरंकुश नहीं होगा, तब तक शासन का समुचित संचालन संभव नहीं है। भले ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समर्थक इसकी आलोचना करें कि निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सच है कि निरंकुशता के बिना राष्ट्र का शासन संचालन संभव नहीं है। और नहीं तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को देख लीजिएगा, तो क्योंकि यहाँ पर शक्तियां बटी होती हैं, विभिन्न दलों के बीच शक्तियां वितरित होती हैं, इसलिए गठबंधन की सरकार में निरंकुशता की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। निरंकुशता वहां होती है जब एक दल की सरकार बनेगी। गठबंधन में चूंकि अनेक दल होते हैं, इसलिए निरंकुशता की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके बाद व्यापक सहमति की स्थापना होती है। विभिन्न दलों के बीच जो इसके पहले तक आपस में लड़ते झगड़ते संघर्ष करते रहती थी, इनके बीच व्यापक सहमति हो जाती है और ये सब मिलजुल करके सरकार की स्थापना करते हैं। व्यापक सहमति की स्थापना होना प्रजातंत्र के लिए अच्छा माना जाता है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा लक्षण माना जाता है। और आखिरी है खिचड़ी सरकार। खिचड़ी में अनेक चीजें सम्मिलित की जाती है और उसे खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी की एक विशेषता ये होती है कि यदि व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, उसका हाजमा ठीक न हो, तो उसे खिचड़ी खिलाई जाती है। तो खिचड़ी उनके लिए उपयोगी है जो अस्वस्थ हो। 1975-77 के दरमियान भारत की जनता अस्वस्थ हो गई थी इमरजेंसी के कारण। परिणाम स्वरूप उसे जनता पार्टी रूपी खिचड़ी सरकार को उसने स्वीकार किया। और जब देखा कि जनता की तबीयत खराब हो गई, जनता की तबीयत ठीक हो गई, तो उसने 1980 के चुनाव में खिचड़ी सरकार को अलग कर दिया और फिर श्रीमती गांधी की सरकार को स्वीकार किया। तो खिचड़ी मरीजों के लिए उपयुक्त माना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति खिचड़ी नहीं खाता, क्योंकि खिचड़ी खाने से स्वास्थ्य में शक्ति नहीं आती, शरीर में शक्ति नहीं आती, स्फूर्ति नहीं आती। यह मरीजों के लिए यदि अमृत है तो स्वस्थ लोगों के लिए अमृत नहीं है। तो चूंकि खिचड़ी सरकार बन जाती है, इसलिए सभी चीजें इसमें मिला करके देश को चलाने का काम किया जाता है, बाकी ठोस काम यह नहीं कर सकते। ये इसके लाभ है। अब देखें हानि की। हानि में सबसे पहले है अस्थिरता। संसदीय शासन की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अस्थिरता है। अस्थिरता का मतलब है जब एक दल का स्पष्ट बहुमत लोकसभा में न हो, तब वह अन्य दलों के सहयोग से बहुमत का दावा करता है। तो मतलब उसका बहुमत अन्य दलों के सहयोग पर निर्भर करता है। जब तक अन्य दल, जिनकी संख्या 8, 10, 5, 7, 10, 20, 25 तक होती है, ये अल्पमत दल, ये छोटा सा दल उसको हमेशा ब्लैकमेल करते रहता है कि यदि आपने हमारी इस बात को नहीं माना तो हम आपको समर्थन देना बंद कर देंगे। तो समर्थन प्राप्त करने की लोभ से वह इन ऐसे छोटे छोटे दलों के ब्लैकमेल का शिकार होता है। तो अस्थिर सरकार होती है गठबंधन की सरकार। कब सत्ता टूट जाए, खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता। तो इसे अस्थिर सरकार कहते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम के समान हो जाती है।
प्रधानमंत्री के बारे में लॉर्ड मार्ले ने किसी जमाने में कहा था कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। समकक्षों में प्रथम मतलब कि अन्य समान लोगों के बीच पहला व्यक्ति, जैसे क्लास में कैप्टन होता है, कक्षा मॉनिटर होता है, वह अन्य विद्यार्थियों से केवल पहला व्यक्ति, पहला विद्यार्थी होता है, बाकी उसका अन्य पर कोई अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार से कैप्टन की भांति काम करता है, समकक्ष में प्रथम। लेकिन जो अन्य विचारक कहते हैं, जेनिक्स जैसे कहता है प्रधानमंत्री सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्रधानमंत्री एक चंद्रमा है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह नक्षत्र तारे सब चक्कर लगाते हैं। वो स्थिति गठबंधन सरकार में नहीं होती। प्रधानमंत्री की स्थिति केवल मौन धारण करते हुए सब चीजों को देखने की ही रह जाती है। तो प्रधानमंत्री के पद का महत्व इसमें बहुत गिर जाता है। तीसरा है अनिर्णय की स्थिति। चूंकि अनेक दलों को मिला करके गठबंधन की सरकार बनाई जाती है, इसलिए कोई भी निर्णय करने के पहले प्रधानमंत्री अन्य दलों से संपर्क करके, मिल करके, बात करके उनसे सहमति प्राप्त करता है और तब जा करके वह एक निर्णय की स्थिति में पहुंचता है। लेकिन यदि एक दल की सरकार हो, अकेला एक प्रधानमंत्री का निर्णय पर्याप्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जानता है कि उसकी हर बात को पूरा दल समर्थन देगा। तो अनिर्णय की स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप प्रशासन में अकर्मण्यता की स्थिति आती है। 2004 से लेकर के 2014 तक जो अनिर्णय की स्थिति रही, हम उसको अच्छी तरह से भुगत चुके हैं। प्रधानमंत्री के सामने सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और गलत काम किए जाते रहे। प्रधानमंत्री केवल मौन होकर के देखते रहे, सुनते रहे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि उनके पास ताकत ही, शक्ति ही नहीं थी। तो ये एक अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता गठबंधन सरकार में, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व वहां होगा जहां पर दल में एकजुटता होगी, और यहां पर दल में चूंकि एकजुटता नहीं होती, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो कैसे आएगा। एक बढ़िया सा आपको उदाहरण देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में टीएमसी के सदस्य को, लोकसभा सदस्य को रेल मंत्री बनाया गया। रेल मंत्री ने रेल किराए में बिल्कुल नाम मात्र की बढ़ोतरी की, 5% राशि या 2-4% की राशि में वृद्धि की। लेकिन मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते उस रेल मंत्री ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को इसकी सूचना नहीं दी। कैबिनेट मंत्री है तो गोपनीय चीज है, मंत्रिमंडल की कोई चीज उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसलिए उस मंत्री ने, रेल मंत्री ने, जो कि टीएमसी से संबंधित थे, कोई द्विवेदी या त्रिवेदी थे, उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को इसकी सूचना नहीं दी। और जब रेल मंत्री ने रेल बजट पेश किया और उसमें यह घोषणा की कि रेल किराए में 5% की वृद्धि की गई है, तो ममता बनर्जी ने इसे अपना अपमान समझा और रातों रात रेल मंत्री को पत्र हटा करके उसकी जगह पर अपने दूसरे टीएमसी के सांसद को रेल मंत्री बना दिया। ममता बनर्जी ने रातों रात। मनमोहन सिंह बेचारे चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। तो ये स्थिति बहुत ही दयनीय होती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री हेल्पलेस हो जाता, असहाय हो जाता है। सब दल अपनी अपनी मनमानी करते रहते हैं, प्रधानमंत्री बेचारा चुपचाप बैठ करके देखते रहता है। वह न तो कुछ कह सकता है न कुछ कर सकता है। समन्वय समिति, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन की जो एक समन्वय समिति होती है, वह समन्वय समिति सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है। उस समन्वय समिति में कुछ विभिन्न दलों के प्रतिनिधि होते हैं और ये दल के प्रतिनिधि मिलकर के समन्वय समिति के रूप में काम करते हुए जो निर्णय लेते हैं, वही निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लागू करने के लिए बाध्य हो जाता है। क्योंकि जब तक सुपर कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। तो समन्वय समिति, गठबंधन की समन्वय समिति सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है।
जैसे यूपीए की सरकार जब 2004 से 2014 तक बनी थी, इसमें यूपीए के समन्वयक थी श्रीमती सोनिया गांधी। उनकी पूरी मर्जी से 10 साल तक मनमोहन सिंह ने शासन संचालन किया था, उनकी पूरी मर्जी से। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कोई भी फाइल मनमोहन सिंह का सिग्नेचर होने के पहले सोनिया गांधी तक पहुंचाई जाती थी। सोनिया गांधी जब फाइल में हाँ कहती थी तब जाकर के मनमोहन सिंह उस पर सिग्नेचर करते थे। ये उड़ती हुई बात है, कहाँ कितना सच है कितना असत्य है कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना है कि इन 10 वर्षों में सुप्रीम कमांडर के रूप में सोनिया गांधी ही रही, मनमोहन सिंह नाम मात्र के प्रधानमंत्री बन करके काम करते रहे। और उसमें होता है भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में कोई शक्ति होती नहीं, ये भ्रष्टाचार को इससे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मंत्री अपनी मनमर्जी करते हैं और मंत्री भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्रोत हैं। मंत्री का पद बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो भ्रष्टाचार को इससे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि किसी का डर तो रहता नहीं, और जब डर नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार होगा ही। टेलीकम्युनिकेशन में 1,76,000 करोड़ का जो घपला हुआ था, हेलीकॉप्टर खरीदे में जो घपला हुआ था, हम सब आप सब जानते हैं। और केंद्र कमजोर हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां पर कि विघटनकारी तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, यदि ऐसे देश में केंद्र सरकार कमजोर रही तो देश का भला नहीं हो सकता। देश को यदि अच्छा बनाना है तो केंद्र में एक दल की सरकार बननी चाहिए। भारत की जनता को यह समझना चाहिए कि केंद्र में शक्तिशाली सरकार ही देश को अच्छा बना सकती है, देश की सुरक्षा कर सकती है। और जब सरकार ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश का भला किस प्रकार से कर सकती है। यहाँ पर गठबंधन सरकार में केंद्र कमजोर हो जाता है, क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ जाता है। और एक विडंबना है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं को राष्ट्रीय नीति के निर्माण करने का भार संभालना पड़ता है, और क्षेत्रीय नेताओं को वर्चस्व हो जाता है। क्षेत्रीय नेता क्योंकि अपने प्रदेश से बाहर जिनको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, ऐसे लोग राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने में मशगूल हो जाते हैं। यह देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये है गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में एक समय था जब कांग्रेस का वर्चस्व था अनेक प्रांतों में, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को सत्ता प्राप्त थी। लेकिन 1977 के बाद इसमें 1977 से लेकर के 1984 तक इसमें परिवर्तन हुआ और खिचड़ी दलों की सरकार बनी। 1977 से 80 तक खिचड़ी दल की सरकार बनी, जो कि सफल नहीं रही। 1980 से 89 तक फिर से कांग्रेस की सरकार रही, बहुत स्ट्रांगली उसने जो भी काम किया। लेकिन 1989 से लेकर के समझ लीजिए कि 1999 तक वैसी सरकारें बनती रही, आती गई जाती गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली बार 5 वर्षों तक गठबंधन सरकार का संचालन किया, सफलतापूर्वक संचालन किया। 2004 से लेकर 2014 तक स्थिति जो आई हम उसको देख चुके हैं। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार का निर्माण हुआ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 कार्यकाल पूरा हो चुका है नरेंद्र मोदी का, और इस 10 वर्ष की अवधि में या 9 वर्ष की अवधि में भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे चंद्रयान के क्षेत्र में हो, G20 के क्षेत्र में हो, या अन्य अनेकानेक क्षेत्रों में भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वह उल्लेखनीय है। और इसका मूल कारण यह है कि भारत में जो सरकार अभी काम कर रही है वह एक दलीय सरकार है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।